अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। शुरू में ही आपसे रिक्वेस्ट करता होता हूं, कहानी को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जो भी कहानी मुझे भेजना चाहते हैं वीडियो के एंड में मैं तरीका बताता हूं कि इस तरीके पे अमल करके आप मुझे अपनी कहानी भेजिए। इंशाल्लाह आपकी कहानी को प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। कोई ना कोई जब आप मिस्टेक कर लेते हैं तो इस वजह से आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकती। कहानी जब मैंने सुनानी शुरू की थी तो कुछ वाक़यात थे जो रिकॉर्डिंग के दौरान हम कैमरे पे तो नहीं दिखा सके थे, लेकिन बहुत कुछ बताने वाला होता था, और उसी के लिए मैंने इसका नाम ऑफ कैमरा स्टोरी रखा था कि कैमरे के पीछे वो जो हमारे साथ कोई वाक़या हुआ था, वो जो हादसा हुआ था, वो कुछ हुआ था, तो वो फिर मैं बैठ के आपको कहानी की सूरत में बताता था। वक्त के साथ साथ लोगों ने अपनी ज़िंदगी से जुड़ी सच्ची कहानियाँ जब मुझे भेजनी शुरू की और वो भी मैंने उसमें शामिल की तो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी। आज भी बहुत ज़्यादा फीडबैक आता है कि एक नशा सा लग गया है ज़िंदगी में, जब तक कहानी नहीं सुनते मज़ा नहीं आता। उसकी शायद वजह यही है, हम एक ऐसे माहौल में रहते हैं, एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पे हमें सुकून चाहिए, कोई अपना चाहिए, लफ्ज़ों की मिठास चाहिए, ऐसे लफ्ज़ जो रस घोलें, हमारे कानों में रस खोल दें। हम बड़े हो गए तो माँ की आगोश में नहीं लेट सकते, हमें कमाना है, काम करना है। छोटे होते थे कोई परेशानी नहीं होती थी, कहानियां सुनते थे, तो अब फिर से दिल करता है छोटे बन जाएं, कहानी सुने। माँ की आगोश नसीब नहीं है, लेकिन कहानी कहीं ना कहीं वाकई हमें माँ की आगोश में ले जाती है। ऐसा लगता है कुछ लम्हे के लिए अपने दुख को, अपनी मुसीबत को, अपनी बीमारी को, अपने काम को, अपने मसाइल को हम भूल के ऐसे लेटे, कानों में हेडफोन लगाया और कहानी सुनते गए, कहानी में खो से गए। वो सारे मंजर हमारी आंखों के सामने चल रहे थे, हम कहीं दूर पहुंच गए। वो आगोश ही तो थी जो वजूद उस बिस्तर पे था, किसी चारपाई पे वजूद लेटा हुआ था, किसी कुर्सी पे वजूद आपका बैठा हुआ था, आंखें बंद थी, दिमाग किसी आगोश में ले गया था। एक ऐसी आगोश में आप पहुंच गए थे जहां आंखें बंद की आप उन सारे मंजरों को देख रहे थे। वो मंजर आपकी आंखों के आगे हो रहे थे, डर भी रहे थे, उस भीनी भीनी खुशबू को भी महसूस कर रहे थे। दरख्तों के बीच में चलते हुए पत्तों के ऊपर जब पांव रखते हुए चरचराहट की आवाज आती तो उस आगोश में लेटे हुए बैठे हुए आपको पत्तों की वो चरचराहट भी महसूस हो रही थी। तो मैं जो मंजर कशी कर रहा होता हूं, आपको लग रहा होता है कि वो आपकी आंखों के सामने वो सब हो रहा है। तो उतने लम्हे जब तक कहानी चलती रहती है और जब कहानी ख़त्म होती है और आप आंखें खोलते हैं तो लगता है उसी दुनिया में वापस आ गए हैं जहाँ फिर से दुख है, मुसीबत है, परेशानी है, टेंशन है, बीमारी है। तो मुझे बहुत खुशी होती है। कुछ लोगों ने गिला किया, मिले कुछ दोस्तों ने गिला किया, बहुत लोगों ने तारीफ़ की, कुछ ने किया मज़हर साहब आप कहानी को लंबा बहुत करते हैं। मैंने उनसे कहा मैं कहानी को मुख्तसर भी सुना सकता हूँ, लेकिन याद रखिएगा आप उस कहानी की उस मंजर कशी को एंजॉय नहीं कर सकेंगे, उन नज़ारों को देख नहीं सकेंगे, उन फूलों की खुशबू को सूंघ नहीं सकेंगे, उन पत्तों की चरचराहट को महसूस नहीं करेंगे। रात की तारीकी में झींगर, मेंढक ट्रां 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 जब कर रहा होता है, वो सब आपको महसूस नहीं होगा। बहुत सारे लोग कहानी सुनाते हैं, बहुत सारे लोगों ने उसके बाद कहानी सुनानी शुरू कर दी है। ये शुरू मैंने सिलसिला किया था, बहुत सारे लोग कहानी भी सुनाते हैं, तो उनकी कहानी को मैंने भी सुना है। सीधी सीधी कहानी होती है, ऐसा लगता है कुछ सुना है, कोई स्क्रिप्ट था जिस स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं और स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं और हम बैठे सुन रहे हैं। ख्यालों में मैं नहीं खो सका। मैं खुद चाहता हूं अपनी कहानी छोड़ के किसी ऐसे की कहानी सुनूं कि मैं भी कुछ लम्हों के लिए ख्यालों में खो जाऊं, उस मंजर कशी को महसूस कर सकूं। मुझे उसमें ऐसा नहीं महसूस हुआ। मैं अपनी तारीफ कतन नहीं कर रहा, हकीकत बयान कर रहा हूं। तो इसलिए कहानी को लंबा नहीं करता।
आपने कभी नावल पढ़ा हो, कभी कहानी पढ़ी हो, कभी लंबी स्टोरी पढ़ी हो, तो जो एक अच्छा राइटर होता है वो तमाम चीज़ों को लिखता है, तभी आप उस नावल के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सीधा सीधा लिख के आपको नावल पसंद ही नहीं आता। तो नावल लंबा भी इसलिए होता है कि उसमें सब मंजर कशी होती है। दूर से कहीं ट्रेन आ रही थी, पटरी बिल्कुल खाली थी, लेकिन छक 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 उसने सीटी की आवाज़ बजाई और स्टेशन पे मौजूद लोग भागना शुरू हो गए। वो जब उसके अंदर लिखता है तो सब आपको महसूस होता है नावल को पढ़ते हुए, ये सुनते हुए है। फ़र्क कितना है, वो पढ़ के उस मंजर कशी को महसूस करना होता है, ये सुन के महसूस कर रहे हैं। बाकी मैं लंबा नहीं करता, अगर आप मुझे कहते हैं तो मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा, बट आप भी गिला करेंगे मज़ा नहीं आ रहा। आज की कहानी जिन्होंने मुझे भेजी है, शुरू में उनके जो एड्रेस है, नाम है, वो मेरे लिए मुश्किल होंगे याद करना, तो इसलिए मैं पढ़ देता हूँ। कहते हैं मेरा नाम इमरान मोमन शाही है, मैं बांग्लादेश से हूँ। ये एक उनके दोस्त की कहानी है जो उन्होंने मुझे भेजी है। ये कहानी कलकत्ता बहला इंडिया की है। ये जो दोस्त जिनकी कहानी है, वहाँ पे एक जूते के कारखाने थे, वहाँ पे ये काम करते थे, और ये 1972 की कहानी है। उसका नाम, जिसने सुनाया दोस्त ने, उसका नाम मोनी लाल है। वो अभी मोमन शाही बांग्लादेश में ही रहता है। अब तो वो यकीनन सी बात है, 1972 की कहानी है, बूढ़े हो चुके हैं। उस वक्त वो जवान थे जो उनकी ज़िंदगी की ये कहानी, जो लोकेशन कलकत्ता बहला इंडिया की है 1972 की, जो उन्होंने उनको सुनाई। वो कहते हैं मैं उन दिनों बहला की श्री गुरु कॉलोनी में रहा करता था। श्री गुरु कॉलोनी बहला की, कलकत्ता। वहां पे एक जूते की फैक्ट्री थी जहां पे कुछ दोस्त काम करते थे, जो लेकिन मोनी लाल था, यारों का यार था, खुश मिजाज, हर वक्त चेहरे पे मुस्कुराहट, हंसने वाला, हंसाने वाला, यारों का यार। कोई भी महफिल होती थी उसके बगैर अधूरी होती थी। जब तक मोनी लाल उस महफिल में शामिल नहीं होता था, लोग उदास हो जाते थे। मोनी लाल का यार, वो नहीं आया, नहीं यार पहले उसको बुला के लाओ। यहां तक कि उस जूते बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर भी काम करते हुए मोनी लाल अपने काम से काम तो रखता था, लेकिन जब भी ब्रेक मिलती, छुट्टी का टाइम होता, सारे इकट्ठे हो जाते, और मोनी लाल शायर भी था, हंसने हंसाने वाला भी था। जैसे कहा जाता है जिंदा दिल इंसान, वो एक जिंदा दिल इंसान था। अक्सर कभी कभी गुनगुना भी देता था, और याददाश्त ऐसी पाई थी कि अगर गाना कभी उसको सुना दिया जाता तो 2-3 दफ़ा सिर्फ गाने को सुनता था, या एक दफ़ा गाने को सुनता था, गाना उसको याद हो जाता था। आवाज़ भी काफ़ी सुरीली पाई थी, लेकिन हंसी, शोखी, मुस्कराना, शरारतें करना जिस यार के अंदर हो, तो यार उसकी महफिल को बहुत इंजॉय करते हैं। मैं अपने बचपन के यारों को बहुत मिस करता हूँ। एक विक्रम, मैं बार बार कहता हूँ, मेरे यार थे, मैं छोटा होता था, उनको मैं मजाक में कहता था मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा और मैं एक बड़ा स्टार बन जाऊँगा। तुम लोग मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें भगा दूँगा, मैं कहूँगा भागो, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसे मजाक में कहते थे, छोटे थे। आप बचपन में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, आपको नहीं पता होता, और वक्त ने ऐसा तेज़ी से गुजरा कि कब हम बड़े हुए खेलते खेलते, और मैं टीवी की लाइफ में चला गया और टीवी का एंकर बन गया, मुख्तलिफ शोज़ करने लगा। राज तो मैंने बहुत बाद में शुरू किया, उससे पहले मेरा रीजनल इलाके में, अपने इलाके के जो शोज़ चलते थे वो बहुत हिट जाते थे, कॉमेडी शो थे, बहुत दुनिया उसको पसंद करती थी। तो मैं जब अपने शहर जाता था, सब मिलते थे, उनको मैं स्पेशल बुलाता था, यार मेरे यार कहाँ हैं। वो गरीब लोग थे, बचपन था, वहाँ कब पता था कौन अमीर है कौन गरीब है, बस। तो वो कतराते थे मुझसे, तो मैं परेशान होता था, उनको कहता था बुला के लाओ यार। आखिर एक दफ़ा, वो एक नाम मैं नहीं लूँगा, वो आ गए। मैंने कहा यार मिलते क्यों नहीं हो? कहते यार तू बड़ा बंदा बन गया है। मैंने कहा यार मैं तो बहुत छोटा हो गया हूँ।
बड़ा तो मैं बन नहीं सका, मैं बहुत छोटा हो गया हूँ, इतना छोटा हो गया हूँ कि तुम लोगों से मिलने के लिए तरसता हूँ यार। तुम बड़े लोग हो, रोज़ सबसे मिल सकते हो, आते हो जाते हो। मेरी तो लाइफ रोबोट की सी लाइफ है। वाह खुदा, तुम्हें क्या बताऊँ। सुबह उठता हूँ, काम करना शुरू करता हूँ, रिकॉर्डिंग करता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, फिर आउटडोर रिकॉर्डिंग के लिए चला जाता हूँ, रात को आता हूँ, फिर नहाता हूँ, तैयार होता हूँ, लाइव शो के लिए बैठ जाता हूँ, लाइव शो करता हूँ, लाइव शो खत्म होता है, कॉल्स आनी शुरू हो जाती है, वो कॉल सुनता हूँ, रात को बैठ के फिर अपने शो की जो रिकॉर्ड करके लाता हूँ उसकी एडिटिंग कराता हूँ, और तकरीबन रात के 3-4 बजे सोता हूँ, सुबह 9-10 बजे उठ के फिर यही सिलसिला। छुट्टी एक भी नहीं है। तो यार मैं तो किसी से मिल भी नहीं सकता। तुम लोग समझते हो कि वो बड़ा बंदा बन के मैं बहुत छोटा हो गया हूँ। मेरा तो कोई यार दोस्त ही नहीं बचा। वहीं दफ्तर के मेरे 4 यार दोस्त हैं जो असल में मेरे कैमरामैन हैं। वो उमर फारूक है, वो फराज हमीद है, वो आसिफ इकबाल है, वो जावेद इकबाल है, जावेद खराल है, कई इस तरह के नाम मैं भूल जाऊँगा, तनवीर गिलानी, जफ़र सिपारी, जितने वो लड़के थे मैं किसी का नाम ना भूलूँ। वही मैंने कहा मेरे बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं। वो मेरी टीम है लेकिन मेरे बेस्ट फ्रेंड इसलिए कि टाइम ही नहीं है बाहर जाने का। उन्हीं के साथ फन करना होता है, उन्हीं के साथ उठना बैठना होता है। तो कहाँ जाएं? याद आते हो तुम लोग बहुत, मिला करो यार, खुदा का वास्ता है। जब मैं आता हूँ तो मैं बुलाता हूँ, मिलते क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा इसलिए कि यार तू बड़ा बंदा हो गया, हम तो तेरे पास ही नहीं आते। तो मैं रो पड़ता था, यार मिला करो। कहते हैं बड़ी दुनिया तो तुझसे मिलती है। मैंने कहा वो तो पता नहीं टीवी को, वैसे हूँ तो वही इंसान जो टीवी से पहले भी था, कोई मिलता नहीं था, टीवी पे देख लिया सब मिलना चाहते हैं, मैं तो तुमसे मिलना चाहता हूँ। वो यार बहुत याद आते हैं। तो आप लोगों के भी बहुत यार होंगे, आपको बहुत याद आते होंगे। मैं अमेरिका में हूँ, आज बहुत याद आते हैं वो यार, बहुत याद आते हैं। वो छोटी छोटी गलियाँ, वो चारपाइयों पे बैठना, वो गांव की गलियाँ, वो सब बहुत याद आता है। मोनी लाल ऐसे ही यारों का यार था। हंसना, मुस्कुराना, गाने गाना, शायरी सुनाना। मोनी यार चल अपनी यार अपनी कोई शायरी सुना, और वो अपनी शायरी सुना देता। कभी किसी महफिल में अगर मोनी लाल ना मौजूद होता मोनी लाल, तो वो उसको कहते उसको घर से बुला के लाओ, उसको ज़बरदस्ती ढूंढ के लाते। जब तक वो महफिल में ना आता, महफिल को 4 चांद न लगते, और वो दोस्त फन करते रहते। टेक्नोलॉजी 1972 में इतनी ज़्यादा थी नहीं। यही एक वक्त गुजारने का बेहतरीन तरीका था कि हंसी मजाक, फ़न करना, मोहब्बतों को बांटना। मैं बार बार जिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करता हूँ वो है मोहब्बतों का दौर। मोहब्बतों का दौर से मुराद मेरी ये होती है जहाँ इंसान को टाइम देता था। टेक्नोलॉजी ने हमारा टाइम ले लिया। आज जब भी टाइम मिलता है मोबाइल हाथ में है। मेरा भी मोबाइल यूँ होता है, टक 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 टक। कई दफ़ा देखा होगा 5 लोग कमरे में बैठे होंगे, 5 के सर झुके हुए होंगे और मोबाइलों पे लगे होंगे। तो वहीं पहले 5 लोग बैठे मजाक कर रहे होते थे, गेमें खेल रहे होते थे, हंसी मजाक कर रहे होते थे। अब हंसना भी तो लतीफ़ा है जो मोबाइल ने सुनाना है, जोक है, वीडियो है, मोबाइल की देख के हंसना है। एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई है। वहाँ पे वो बढ़ चढ़ के एक दूसरे की मदद करते थे। आज मदद किस तरह की जाती है? मोबाइल पे लिख दिया जाता है उसके लिए दुआ करें, उसकी मदद करें, हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। वहाँ प्रैक्टिकली लोग तैयार खड़े होते थे एक दूसरे की मदद करने के लिए, भागते थे, जान देने को तैयार होते थे। एक दोस्त बिस्तर पे लेटा था और उसका दिल का ऑपरेशन था, और पास उसका दोस्त लेटा हुआ था। उसने दोस्त को कहा यार मेरे पास तू लेटा रहे। उसने कहा क्यों? उसने कहा मुझे डर लग रहा है, मेरे दिल का ऑपरेशन है। उसने कहा जब तेरा यार तेरे पास लेटा है तुझे डरने की क्या ज़रूरत? यार के होते हुए तू डर रहा है, डर मत, मैं हूं ना। उसने कहा तभी तो कह रहा हूं ना, मेरा हाथ पकड़ के बस छोड़ी ना। और वो दोस्त उसके साथ उसका हाथ पकड़ के दूसरे बिस्तर पे लेटा रहा। और उस लड़के को कब नींद आ गई, कब उसका ऑपरेशन हुआ, और जब उसने आंखें खोली तो साथ ही बिस्तर पे देखा बिस्तर खाली था। उसने पूछा मेरा यार कहाँ है? उन्होंने कहा उसी ही ने तो तुम्हें अपना दिल दिया है, अतिया किया है। तुम्हें जो दिल लगाया गया है उसी का तो दिल है जो तुम्हारे दिल के अंदर धड़क रहा है। तो उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। तो उसके दिल में से आवाज ही आया, पगले रोता क्यों है? मैं तुझसे दूर कब गया हूं? मैं तो तेरे अंदर हूं, धड़क रहा हूं। मैं तो अब तेरे वजूद का हिस्सा हूं। जब जब धड़कूंगा तुझे याद आऊंगा। पगले रोता क्यों है? मैं तेरा यार हूं, मैं तेरा साथ छोड़ सकता हूं? मैंने तेरा साथ नहीं छोड़ा, मैं तेरे अंदर धड़क रहा हूं। जब जब धड़कूंगा तुझे याद आऊंगा। ये यार होते हैं। आज मिजाज कहीं और जा रहा है क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ याद आता है, आप लोगों को भी याद आता होगा।
अपने प्यारे दोस्त, गलियां, मोहल्ले, मकान, छतें, वो कूदना, वो बैठना, वो लड़ना, वो हंसना, वो शरारतें करना, भागना, दौड़ना। कैसा सफ़र हो गया ज़िंदगी। हम सब मसरूफ़ हैं, हर तरह मसरूफ़ है। बस एक थोड़ा टाइम बचता है, आप हेडफोन लगाते हैं, मैं बोलना शुरू करता हूँ, आप सुनते हैं, आप ख्यालों में पहुँच जाते हैं। मैं खुद अपने ख्यालों में खोया होता हूँ। कहाँ हैं हमारे यार, कहाँ हैं वो फ्रेंड्स। हर कोई किसी गहमा गहमी में। कुछ तो इस दुनिया से चले गए, जो बच गए हैं वो पता नहीं वो कहाँ हैं। कभी कभी उनसे बात हो जाती है। अपने यारों की कदर किया करें। यूं वक्त गुजरता रहा और वो दोस्तों की रोज़ महफिलें होती, आपस में हंसना मुस्कुराना होता। उस दौर में भी सिनेमा होता था। मूवीज़ तो उस दौर में भी चलती थी, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट दौर की भी मैंने मूवीज़ देखी हैं। आज तो घर सिनेमा की टेक्नोलॉजी अजीब हो गई है। उस वक्त तो सिनेमा, छोटे छोटे सिनेमा होते थे, बड़े बड़े सिनेमा भी होते थे, लेकिन उस वक्त भी 1965 में भी मूवीज़ थी। तो एक दिन उन्होंने, दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया कि क्यों ना यार मूवी देखने के लिए चलते हैं। उन्होंने कहा ठीक है यार, मूवी देखने का प्रोग्राम बनाते हैं। यूं मोनी लाल और उनके एक दोस्त ने मूवी देखने का प्रोग्राम बनाया। रात के 9:30 9 बजे जो शो चलता था, फैसला हुआ कि वो रात वाला शो हम चल के देखते हैं। दोस्त रवाना हुए। वहीं पे जो बस आती थी, उस बस के इंतज़ार में स्टॉप पे खड़े हो गए। काफ़ी दूर जिस फैक्ट्री में वो काम करते थे, ये शहर या गांव के अंदर नहीं थी, अलग वीराने में बनाई गई थी। फैक्ट्रियां उस दौर में भी दूर कहीं बनाई जाती थी। आज भी फैक्ट्रियां शहरों के अंदर जो आ गई हैं, कभी ये वीरानों में थी। शहर बढ़ते बढ़ते उन फैक्ट्रियों तक आ गए हैं, तो वो फैक्ट्रियां शहर के अंदर आ गई हैं, वरना पहले वो वीरानों में थी। वो भी फैक्ट्री वीराने में ही थी, लेकिन वहां पे एक बस चलती थी और वो चलते हुए उस स्टॉप पे पहुंचे, बस का इंतज़ार करने लगे। बस आई, बस में सवार हो गए। कंडक्टर ने आवाज़ लगाई, उस्ताद जी, ठक 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 खटखटाया, जो एक इशारा होता था ड्राइवर को, चलाइए। सवारियां बैठ चुकी और बस चल पड़ी। और जब बस चलती हुई जा रही थी, मोनी लाल और उसका दोस्त नज़ारे देख रहे थे बस के इर्द गिर्द जो फैले हुए उस वीरानी के नज़ारे थे, जहां शुरू में काफ़ी वीरानी थी, उसके बाद एक जंगल सा शुरू हो जाता था। एक तरफ पहाड़ थे और दूसरी तरफ दरख्त ही दरख्त थे, जंगल ही जंगल था। सरसब्ज पहाड़ और एक जंगल का सा माहौल, लाइन ही थी दरख्तों की, दरख्त ही दरख्त थे। ये वो दौर था जब इन दरख्तों के बीच में जंगली जानवर भी पाए जाते थे। आबादियां बढ़ी तो जानवर भी इंसान ने मार डाले। बस चलती रही चलती रही। तकरीबन ये कोई 6-7 किलोमीटर का फासला बनता था यहां से। बस ने ब्रेक लगाई, ये दोनों अपनी जगह से खड़े हो गए, बस से नीचे उतरे। वहीं पे 2 सिनेमा थे। उन्होंने देखा कि एक सिनेमा के अंदर और मूवी लगी है, दूसरी के अंदर और, तो उन्होंने मूवी को सिलेक्ट करके कहा ये वाली मेरे ख्याल में मूवी ठीक है, ये वाली देखते हैं। चलते हुए उस खिड़की की तरफ गए जहां पे टिकट बेचने वाला अंदर बैठा होता था। आगे से एक जंगला सा लोहे का लगा होता था, उसके नीचे एक छोटी सी जगह बनाई होती थी जहां पे आप पैसे रखते थे, और वो आज भी बहुत सारे सिनेमाओं में ऐसे, वो आपको टिकट दे देता था। उसने बोला 2 टिकट, उसने पैसे आगे रख दिए, उसने उस पर्ची में से 2 टिकटें फाड़ के उसको दे दी, ये लो टिकट। अब वो दोनों टिकट लेके वहीं पे खड़े हो गए कि मूवी का शो ख़त्म हो, क्योंकि वो पहले पहुंचे थे। जब लोग बाहर निकलेंगे, नया शो शुरू होगा, तो अंदर पहुंच जाते। ऐसा ही हुआ, मूवी ख़त्म हुई और वो दोनों अपनी टिकटें लेके अंदर, जैसे ही सिनेमा के अंदर दाखिल हुए, सिनेमा के बाहर खड़े हुए शख्स ने उनकी टिकट चेक की और दोनों की टिकट देख के कहा ठीक है अंदर जाओ। दरवाज़ा खोल के वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। अपनी मखसूस जो सीटें थी उन सीटों पर जाके बैठ गए और मूवी देखना शुरू कर दी। मूवी देखते रहे यहाँ तक कि मूवी ख़त्म हो गई। 12 बज चुके थे।
जब वो बाहर निकले तो मूवी के बारे में बातें कर रहे थे, यार क्या मूवी थी, मज़ा आ गया, वो वाला एक्शन देखा था, वो वाली सीन देखा था, वो वाली बात देखी थी। क्योंकि इंटरटेनमेंट ही उस दौर की यही होती थी, तो वही मूवी की बातें और वही सारा जिक्र, वो उसी को सारा डिस्कस करते रहे मूवी का। तब उसको एकदम याद आया कि यार अब क्या करना है, बस तो निकल गई होगी, बस तो वैसे भी रात को 12 बजे कहाँ से यहाँ से चलती है, तो रक्षा पकड़ते हैं ना कोई। तो जब वो बातों में लगे हुए थे तो उस वक्त जब बाहर निकले थे तो इसलिए शायद इत्मीनान से थे कि कोई रक्षा पकड़ लेंगे और यहां से चले जाएंगे। लेकिन बातों में मूवी के सीन डिस्कस करते हुए ऐसे घूमे, ऐसे भूल से गए कि जब रक्षा याद आया और रक्षे के लिए वो रक्षे की तरफ गए तो वहां पे कोई भी रक्षा नहीं था। बस का टाइम वैसे ही नहीं था, रक्षे जा चुके थे। अब क्या होगा? वो दोनों एकदम से परेशान हो गए। 7-8 किलोमीटर का ये रास्ता था, घर तक पहुंचना था, कोई सवारी मौजूद नहीं थी। अब रात यहां पे तो नहीं गुजारी जा सकती, सिनेमा तो खाली हो गए, हमें हर सूरत में अपने घर पहुंचना है, तो क्या करें? मोनी लाल जो माशाल्लाह सेहतमंद था, कदो कामत भी उसकी बहुत अच्छी थी, जहां पे हंसमुख था, शरारती था, चेहरे पे हर वक्त मुस्कुराहट वाला बंदा था, वहीं जान भी माशाल्लाह तगड़ी बनाई हुई थी। मोनी लाल बोला, तो क्या हुआ, अब यही आखिरी ऑप्शन बचा है कि भाई पैदल चलते हैं, घर तो जाना है, तो चलो फिर पैदल चलते हैं। दोस्त ने कहा, और हल भी तो कोई नहीं है ना, घर तो। अब ये आवाज़ मेरे ख्याल में ज़रूर कहानी सुनते हुए आपको भी आ गई होगी। ये कबर्ड होता है, जो शीशा होता है कमरे में, 2 शीशे खोल के आप कपड़े लटकाते हैं, उसके अंदर की आवाज़ है शीशा खुलने की। कमरे में मेरे अलावा कोई भी नहीं है और मैं कमरे में बिल्कुल अकेला हूँ, और ये क्लियर शीशे को जिस तरह बंद होता है ना, ये आवाज़ होती है। बड़े बड़े शीशे होते हैं ना, बड़े बड़े ये शीशे लगे हुए हैं, कबर्ड है पीछे, कपड़े लटके हुए हैं मेरे सारे, ये उसकी आवाज़ आई है। इसका मतलब क्या है कि मैं अकेला कहानी नहीं सुना रहा होता, मेरे साथ कोई कहानी सुन भी रहा होता है। जिन्नात से कभी डरा ना करें। जब जो भी लोग मेरी कहानियाँ सुनते हैं ना, कुछ लोग मुझे कहानी भेजते हुए कहते हैं जी हमें डर लगता है कि आपको कहानी भेज दी तो जिन्नात नुकसान पहुंचाएंगे। कतअन नहीं नुकसान पहुंचाएंगे। अच्छे जिन्नात भी तो होते हैं, इंसानों से डर नहीं लगता आपको? रात की तन्हाई में जिन से ज़्यादा आपको तो इंसान से डरना चाहिए। सबसे दुनिया की ख़तरनाक चीज़ जिन नहीं, इंसान है। जितना इंसान ने इंसान को कत्ल किया है, जिन्नात ने नहीं किया। तो जिन्नात अच्छे होते हैं। जब ये कहानी सुने तो यकीन मानिए बहुत अच्छे होते हैं, और आपको भी कहानी सुनते कभी महसूस हो तो ये अच्छे जिन्नात हैं जो आपके साथ हैं। फिर इनसे बातचीत कीजिए, महसूस कीजिए, इनको कुछ मीठा ऑफ़र कीजिए, इनको कोई खुशबू ऑफ़र कीजिए। मैं अभी भी मेरे कमरे में हर वक्त बेइंतहा एयर फ्रेशनर रखे हुए हैं, जो मैं हर बेगम मेरी वैसे ही वो जनूनी सी है एयर फ्रेशनर के लिए, हर आधे घंटे 1.5 घंटे के बाद शां 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 करती है वो कमरे के अंदर। मैं हर वक्त परफ्यूमें लगा के रखता हूँ, बेइंतहा परफ्यूमें लगाता हूँ। ये इस वक्त तो बंद पड़ा हुआ है, इस वक्त मैं इसको चलाऊँ तो ये भी इसमें से खुशबू और भाप निकलती रहती है। मुख्तलिफ चीज़ें कमरे के अंदर, खुशबुओं को भर के रखा करें कमरों के अंदर, तो ये आपके साथ दोस्ती करेंगे, आपको फ़ायदा देंगे। लालच ना करें, बस करें हमसे दोस्ती हो जाए। वो बहुत अच्छे होते हैं। ये उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं हमेशा कहानी सुनते हुए। बेगम मेरे साथ कमरे में हो तो फिर ये महसूस नहीं कराते, अगर मैं अकेला हूँ फिर ये महसूस कराते हैं। मोबाइल का गिराना और भी कई एक्टिविटीज़। फिर से एक छोटी आवाज़ ये वहाँ से उस कोने से, लेकिन आपको नहीं आई होगी। अब वो दोनों ने फैसला किया कि रवाना होते हैं, और 7-8 किलोमीटर का फासला है। 12 तो बज चुके हैं, 12:15 हो गए, 12:30 हो गए। क्या है, मजबूरी है, अब पैदल ही चल के जाना होगा और तो कोई हल नहीं है। तो वो दोनों वहाँ से रवाना हुए, चलना शुरू हो गए। शुरू में दोनों तेज़ 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 चलते रहे, लेकिन काफ़ी आगे जाने के बाद वो थक से गए इतना तेज़ चलने पे। तो मोनी लाल बोला कि यार आहिस्ता चलो, काफ़ी लंबा सफ़र है, तो इतनी तेज़ हम चलेंगे तो ज़्यादा थक जाएंगे। लेकिन आज अच्छी बात यह थी कि आज घुप अंधेरा नहीं था, चांद निकला हुआ था और चांद की रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। उस चांद की रोशनी में उनको रास्ता भी क्लियर नजर आ रहा था।
और उसी रास्ते से वो चलते हुए पहुंच गए उस जगह पे। आधा सफ़र जहां उनका मुकम्मल हुआ, जहां एक साइड पे वीरानी अब ख़त्म हो चुकी थी, वो चलते हुए वीरानी से गए, अब वो रास्ता शुरू हो गया जहां पे जंगल और एक तरफ पहाड़ शुरू होते थे। सीधे हाथ की तरफ उनके जंगल था और उल्टे हाथ की तरफ वहां पे पहाड़ ही पहाड़ थे। जैसे ही वो उस जंगल और पहाड़ के दरमियान सड़क में से गुजरना शुरू हुए तो इस अंदाज में उन दोनों को महसूस हुआ जैसे जंगल आज सो नहीं रहा, जंगल जैसे कोई जागा हुआ है। वहाँ पे मेंढक के बोलने की आवाज़, झींगड़ के बोलने की आवाज़, दूर किसी लोमड़ी की, दूर किसी जानवर की बोलने की आवाज़ उसी तरह थी जो कभी कभी सुनाई दे जाती थी। लेकिन ऐसे लगता था जैसे भरपूर खामोशी, मुकम्मल खामोशी नहीं है। वो दोनों अब आहिस्ता हो चुके थे क्योंकि पीछे काफ़ी तेज़ चलते हुए आ रहे थे और यहाँ पे उन्होंने फैसला किया था अब हमें इधर आहिस्ता चलना है। तो वो आहिस्ता चल रहे थे लेकिन महसूस कर रहे थे जैसे आहिस्ता चलते हुए भी जंगल में मुकम्मल खामोशी नहीं है। मुकम्मल खामोशी का मतलब होता है कि परिंदे सो चुके हैं, पत्तों के चरचराने की आवाज़ भी नहीं आती। लेकिन ऐसा लगता था आज जंगल से, इन दरख्तों से जैसे पत्तों के चरचराने की आवाज़ कहीं कहीं पे सुनाई दे रही है। तो क्या कोई चल रहा है? पत्तों के चरचराने की आवाज़ तो आती ही तब है जब उन सूखे हुए पत्तों के ऊपर कोई पाँव रखता है तो वो चरचराते हैं। जंगल एक वाहिद ऐसी जगह होती है जहाँ पे पत्ते ऊपर से टूट के गिरते हैं तो नीचे बिखर जाते हैं और कई सालों तक पड़े रहते हैं। जब मैं ह्यूस्टन में रह रहा था उस पूरी कम्युनिटी में दरख्त ही दरख्त, रोड को मैंने एक राज प्रोग्राम भी वहाँ पे किया हुआ है, ऊपर ऐसे छतरी बनाई हुई थी, दोनों साइडों पे लाइन में दरख्त थे, उनके पत्ते रोज़ गिरते थे और वो रोज़ सफाई होती थी। अगर हफ्ता सफाई नहीं होती थी तो इतने नीचे पत्ते जमा हो जाते थे, क्रच 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 की आवाज़ आती थी। तो मैं सोचता था कि जंगल में तो कभी सफाई नहीं होती, वहाँ पे कितने पत्ते होते होंगे कि पाँव रखना मुश्किल होता होगा। हर जगह पे पत्ते ही पत्ते होंगे क्योंकि कुछ पत्ते पहले गुजरे, फिर इधर गिरा, फिर इधर गिरा, फिर इधर गिरा, पूरी ज़मीन को पत्तों ने ढांप रखा होता है। तभी आप जंगल में जब पाँव रखते हैं रात के टाइम तो पत्तों के चरचराने की आवाज़ बहुत शदीद आती है। एक तो वैसे ही जंगल की खामोशी होती है और ऊपर जब पूरी उस जंगल की जमीन को सूखे पत्तों ने जो कई सालों से गिरते 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 एक अंबार सा लग चुका है, उन पे जब आप पाँव रखते हैं तो कड़च कड़च की आवाज़ आती है जो बहुत शोर पैदा होता है। तो ऐसा ही जंगल में एक शोर सा था जैसे कोई पाँव रख रहा हो, कड़च कड़च की आवाज़ थी। वो दोनों इसी तरह चलते 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 आगे बढ़े कि तभी मोनी लाल के साथ जो दोस्त था उसकी निगाह उसी सीधे हाथ के किनारे जहाँ जंगल था, वो दरख्त था और एक साइड पे पहाड़ थे, उसी तरफ उसने सामने देखा सीधे हाथ वाली साइड पे एक लड़की, इंतहाई खूबसूरत शक्ल सूरत की मालिक, इतनी दूर से खड़ी भी कि उसका चेहरा तमतमा रहा था। सफ़ेद गोरा चिट्टा रंग दूर से ही क्लियर नज़र आ रहा था और ऊपर से उसने सफ़ेद कलर सी लंबी सी एक फ़्राक पहन रखी थी, जैसे बच्चे छोटी सी फ़्राक पहनते ऐसे एक लंबी सी फ़्राक पहनी। वो उस रोड के किनारे जिस साइड पे दरख्त ही दरख्त थे तो रोड के ऊपर ही खड़ी हुई थी। अब वो दोनों चलते हुए जा रहे थे कि मोनी लाल की नज़र उस पर नहीं पड़ी, साथ वाले दोस्त की उसके ऊपर नज़र पड़ी तो वो एकदम बोला, मोनी लाल वो देख सामने। मोनी लाल ने भी उसी लम्हे सामने देखा तो उसकी भी आंखें हैरत से खुल गईं कि रात के इस पहर एक लड़की रोड के एक किनारे खड़ी क्या कर रही है। तो वो दोनों चलते 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 उसके बिल्कुल सामने पहुंच गए और जैसे ही उसके सामने पहुंचे तो अब वो दोनों उसको क्रॉस कर रहे थे। मोनी लाल लेफ्ट साइड पे था और जिस साइड पे वो लड़की खड़ी थी उसी साइड पे मोनी लाल का दोस्त था और उसने जब क्रॉस करते हुए लड़की को देखा तो लड़की इंतहाई खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि इससे पहले इन दोनों ने इससे खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। और तभी वह लड़की मोनी लाल के दोस्त को देख के मुस्कुरा पड़ी। दोस्त की लालच पहले ही उसकी रान टपकना शुरू हो गई थी। उसकी खूबसूरत लड़की को देख के पहले उसके दिल में एक मोहब्बत जाग चुकी थी, या कुछ भी कह लीजिए कि वो दूर से ही देख के उसकी आंखें इस अंदाज में चमक रही थी, हाय रात के टाइम इतनी खूबसूरत लड़की। और ऊपर से जब उसको क्रॉस करने लगे तो उस लड़की ने इस तरह मुस्कुरा के एक अदा से उस लड़के को देखा कि उसका दिल ही धक 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 शुरू हो गया, इस अंदाज में धड़कना कि हाय इस लड़की ने मुझे मुस्कुरा के देखा है।
और वो दोनों जब उसको क्रॉस करते हुए गुजर रहे थे और उस लड़की ने मुस्कुरा के देखा, अभी थोड़े ही आगे गए होंगे, चंद कदम ही लिए होंगे कि उस लड़की ने अपना हाथ उठाया और उस लड़के को हाथ हिलाया और इस तरह कहा, आओ। एकदम से वो रुक गया और लड़की जिस जगह पे खड़ी थी मुस्कुराई और नीचे की तरफ उतरना शुरू हो गई। तभी मोनी लाल के साथ वो जो दोस्त जिसने मुड़ के देखा था, जो मुसलसल मुड़ के ही देखता जा रहा था, लड़की की मुस्कुराहट को देखने के बाद उसके दिल से आवाज़ आई थी, हाय, लड़की ने मुझे मुस्कुरा के देखा। और उसकी गर्दन घूमती गई। वो असल में तो क्रॉस कर रहा था, लेकिन उसकी गर्दन घूमती जा रही थी क्योंकि वो लड़की को पीछे मुड़ के देखता जा रहा था। तभी लड़की ने हाथ हिला के इशारा कर दिया, इधर आओ। तो एकदम से रुक गया। मोनी लाल जो एक कदम और आगे बढ़ गया, देखा दोस्त रुक गया है, दोस्त पीछे रह गया, तो उससे बोला, किधर, ओए रुक क्यों गया है, चल। उसने कहा, वो मुझे बुला रही है। ओए, उसने कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया, छोड़ उसको, चल 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 यहां से। उसने कहा, नहीं, उसने मुझे बुलाया है। और एकदम से उसी तरफ चल पड़ा जिस तरफ वो लड़की इशारा करके नीचे उतरी थी। और मोनी लाल उसे बोला, ओए पागल हो गया, रात के इस पैर तू लड़की के पीछे जा रहा है। तो दोस्त बोला, पागल तो तू है जो ऐसी खूबसूरत, ऐसी हसीनो जमील लड़की को ठुकरा रहा है, जो खुद मुस्कुरा के बुला रही है, और तू कह रहा है मैं इसको छोड़ दूं। हाय, मैं इसको कैसे छोड़ दूं। और उसके पीछे चलना शुरू हो गया। और मोनी लाल फौरन समझ गया कि ये बहुत गलत होने जा रहा है। मोनी लाल फौरी तौर पे उसके पीछे गया और उसको पकड़ने के लिए, लेकिन लड़की आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रही थी और वो लड़का भी उसके पीछे जा रहा था। तभी मोनी लाल अपने दोस्त से बोला, ओए पागल मत बन, वो लड़की नहीं है। तो दोस्त ने उस तरह मुड़ के पीछे मोनी लाल को देखा और कहा, मोनी लाल क्या हो गया, तेरा दिमाग खराब है, ये लड़की नहीं है तो और क्या है। उसने कहा, रात के इस टाइम जो इस किनारे पे खड़ी मुस्कुरा रही है और हमें बुला रही है, तू पागल है, तू नहीं सोच रहा ये कौन हो सकती है। उसने कहा, तू पागल है। और वो चलता भी जा रहा है, वो बातें भी करते जा रहे हैं। दोस्त आगे चलता जा रहा है, मोनी लाल पीछे चलता हुआ आ रहा है और वो दोनों बात भी करते जा रहे हैं। और वो कह रहा है, तू पागल हो गया, जिसको पता नहीं क्या समझ रहा है, वो एक खूबसूरत लड़की ही तो है। अरे लड़की ने बुला लिया रात के इस पहर, तो इसमें बुरा ही क्या है, चल आना। मोनी लाल ने कहा, तू पागल है, मैं कह रहा हूं तू रुक जा, नुकसान हो जाएगा हम दोनों का। उसने कहा, नहीं होता। लेकिन हो क्या रहा था, लड़की आगे बढ़ते जा रही थी। वो लड़का जितनी तेज चलता था तो फासला फिर भी उतना ही रहता था। लड़की और आगे चली जाती थी, लड़का जितनी तेज चलता, लड़की और आगे चली जाती थी। लेकिन लड़की के चलने की जो स्पीड थी वो इतनी तेज नहीं थी। हुआ ये, वो जिस रास्ते पर लड़की खड़ी थी उसके नीचे एक कच्चा सा रास्ता था जो जंगल की तरफ जा रहा था। लड़की उस कच्चे से रास्ते से नीचे उतर गई थी। वो एक बाकायदा चलने के लिए एक छोटा सा रास्ता बना हुआ था, वो लड़की उसी के ऊपर चलती हुई जा रही थी। मोनी लाल का दोस्त उसके पीछे उसी रास्ते पे चलता हुआ जा रहा था और मोनी लाल भी पीछे पीछे आ रहा था अपने दोस्त को पकड़ने के लिए, क्योंकि वो अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकता था। अगर वो अपने दोस्त को अकेला छोड़ देता तो जानता था उसको नुकसान हो जाएगा। जहां वो हंसमुख था, जहां वो शायर था, जहां वो सिंगर था, जहां वो यारों का यार, दिलों की धड़कन था, वहीं वो जानदार भी था, सेहतमंद भी था और बहादुर भी था। लेकिन दोस्त लड़की के चक्कर में रात के इस पहर पागल हो चुका था। वो दोनों चलते हुए आगे बढ़ रहे थे और तभी फासला कम होने का नाम नहीं ले रहा था कि जबकि ऊपर अब अंधेरा होना शुरू हो गया था, क्योंकि जंगल के ऐसे हिस्से में ये दाखिल हो चुके थे जहां पे दरख्तों ने चांद की रोशनी को भी छुपा रखा था। जिस पहले रास्ते पे दोनों दोस्त चलते हुए आ रहे थे वहां पे चांद की रोशनी थी, रास्ता क्लियर नजर आ रहा था। लेकिन जंगल में अब जिस तरह वो चल रहे थे, शायद दरख्तों ने ऊपर आपस में इस तरह सर जोड़ रखे थे कि ऊपर चांद की रोशनी भी नीचे नहीं पहुंच रही थी। यकीनन दिन के टाइम पे यहाँ पे सूरज की किरणें भी नहीं पहुंच सकती होंगी। इतना घना जंगल था कि वो चलते रहे, लेकिन लड़की का वजूद ऐसे चमक रहा था, उसके सफ़ेद कपड़े ऐसे चमक रहे थे कि रास्ते से वो जहाँ जहाँ गुजरती जा रही थी, वो दोस्त अंधेरा होने के बावजूद उसके वजूद को, उसके चमकते हुए कपड़ों को देखते हुए उसके पीछे जा रहा था। दोनों के बीच में तकरीबन कोई 10, 12, 15 कदम का फासला था और उसी लड़की को ही सामने देखते हुए उसके अंधेरे में भी पीछे चल रहा था। मोनी लाल को काफी मुश्किल आ रही थी चलने में। चलती 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 लड़की एक ऐसी जगह पे जाके रुक गई और मोनी लाल ने जहां पे देखा, उसकी आंखों के सामने जो मंजर था, एक दरख्तों की बिल्कुल दोनों तरफ लाइन बनी हुई थी। और ये वो दरख्त थे जिनके नीचे ऐसे रस्सों की तरह के टहनियाँ होती हैं, जैसे कोई रस्से लटके हुए हैं, उसका मुझे नाम नहीं आता। पीपल के दरख्त पे मेरे ख्याल में होता है, मेरे ख्याल में
पीपल का दरख्त होता है, घना होता है, जिस तरह रस्सों की तरह बहुत लंबे लंबे लटक रहे होते हैं, ऐसे लगता है जैसे रस्से बांधे गए हैं। ऐसे पीपल के लाइन के अंदर बने हुए कई ज्यादा दरख्त थे और ये सबसे घना हिस्सा लगता था, लेकिन यहां पे रोशनी थी। कहां से रोशनी आ रही थी ये नहीं पता था, लेकिन हल्की सी रोशनी आ रही थी, चांद की रोशनी। ऊपर घना था, घने दरख्तों के घने पत्ते थे, ऊपर इतना घना हिस्सा था, नीचे दरख्त भी इतना ज्यादा घने थे कि वहां पे चांद की रोशनी नहीं पहुंच सकनी चाहिए थी, लेकिन वहां पे चांद की रोशनी आ रही थी। यहां पे मंजर क्लियर था, पीछे अंधेरा था। तभी मोनीलाल को रास्ता ढूंढते ढूंढते उस शोर को वो फॉलो करता हुआ आ रहा था, जहां से उसका दोस्त चलता हुआ जाता। उसके पाँव की जो चरचराहट थी, जो उसके नीचे पत्ते टूटते थे तो चरचराहट पैदा होती थी, तो मोनीलाल उसको फॉलो करता हुआ आगे चल रहा था, उसको आवाज़ें देता हुआ, रुक जा, मत जा, तू पागल हो गया है, वो औरत नहीं है, वो कोई औरत नहीं है, वो कोई डाइन हो सकती है, वो कोई चुड़ैल हो सकती है, वो कोई भूत हो सकती है, वो कोई और मखलूक हो सकती है, और रुक जा, तू मत जा, वो तुझे कहाँ लेके जा रही है, यार मेरी बात मान ले। मुसलसल ये जुमले थे जो मोनीलाल बोलता हुआ उसके पीछे चलता हुआ जा रहा था, लेकिन दोस्त सुनने को तैयार नहीं था। वो जान चुका था मोनीलाल कि उसका दोस्त पागल हो चुका है, लड़की के चक्कर में दीवाना होकर आगे बढ़े जा रहा है, और हम जंगल के घने से घने हिस्से में जाते जा रहे हैं, रास्ता भी भूल गए तो मसला हो जाएगा। लेकिन दोस्त आगे चले जा रहा था। जैसे ही मोनीलाल चलता चलता मोनीलाल उस जगह पे पहुंचा जहां पे दोस्त खड़ा देख रहा था, अब वो बिल्कुल सामने खड़ी थी। वो एक घना हिस्सा था जहां पे चांद की रोशनी थी, चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे, पीपल के या बोहड़ होता है या पीपल होता है जिसपे रस्से की तरह लटके होते हैं, मैं माजरत खाऊं मुझे उसका नाम सही नहीं याद आ रहा। तो वो घने थे, हर तरफ दरख्त ही दरख्त थे, और वहीं सामने ही वो लड़की खड़ी थी और उसका दोस्त उस लड़की की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ था, और वो लड़की से मुसलसल जो पूछे जा रहा था जुमला, कौन हो तुम? क्योंकि जब मोनीलाल उसके पीछे पीछे जा रहा था, दोस्त को रोकने के लिए उसको आवाज़ें दे रहा था, मत जा, आगे मत जा, तो वो दोस्त उस लड़की से पूछता हुआ जा रहा था, रुको मेरी बात तो सुनो, रुको मेरी बात तो सुनो, अपना नाम तो बताओ, कौन हो तुम, कहाँ से आई हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझे इतना तो बताओ, कहाँ से आई हो। वो इस तरह की कई सवालात था जो वो दोस्त उससे करता हुआ जा रहा था, और मोनीलाल पीछे उसको रोकता हुआ जा रहा था, और रुक जा रुक जा रुक जा। और अब जब मोनीलाल पहुंचा तो उसने देखा वो अभी तक उसका दोस्त उसके सामने रुक चुका है, और वो लड़की भी रुक चुकी है वहाँ पे, और लड़की सामने खड़ी है इस अंदाज में कि उसका मुंह दोस्त की तरफ है, और दोस्त मोनीलाल की तरफ कमर करके खड़ा है। लड़की और दोस्त आमने सामने खड़े हैं, और लड़का अभी भी पूछ रहा है, तुम्हारा नाम क्या है, अब तो बताओ, कहां से आई हो, तुम बहुत हसीनो जमील हो, कहां रहती कहां हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुम मेरे दिल को भा गई हो, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो, मैंने इतनी खूबसूरत लड़की नहीं कभी आज तक देखी। और इतनी देर में पाँव का शोर करता हुआ मोनीलाल पाँव नीचे पत्ते चरचराते हुए चलता चलता करीब आता जा रहा था कि दोस्त को आके पकड़ सके और उसको पकड़ के कहे वापस चल। और वो आवाज़ें सुन रहा था जो उसका दोस्त मुसलसल कह रहा था, मुझे तुमसे शादी करनी है, तुमने मुझे मुस्कुरा के देखा है, मैं तुम्हें अच्छा लगा हूं ना, तुम भी मुझे अच्छी लगी हो। और तभी उसने देखा कि वो जोर जोर से हंसना शुरू हो गई, और उसी लम्हे वो चलता हुआ मोनीलाल भी जो करीब आ रहा था, उसकी जोरदार हंसी, इतनी जोरदार हंसी थी कि वो जैसे ही जोर से हंसी तो परिंदे जो दरख्तों पे सोए हुए थे वो उड़ गए एकदम से। उसने एक कहका लगाया, इतना जोरदार कहका लगाया जैसे आवाज पूरे जंगल में गूंज गई हो, हा 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 हा, पूरे जंगल में आवाज घूम रही हो। उसका कहका ऐसा था कि बाकायदा ऊपर से मोनीलाल इसलिए रुका कि उसके कदम खुद ब खुद अपनी जगह पे रुक गए कहके की वजह से, क्योंकि दरख्तों पे सोए हुए परिंदे उठ गए थे और फड़फड़ाते हुए उस कहके की वजह से उड़ना शुरू हो गए। ये क्या हुआ है, जंगल में ये कैसी हलचल मच गई है कि परिंदे बकायदा फड़फड़ा रहे हैं, परिंदे दरख्तों से उठना शुरू हो गए उस कहके की वजह से। इंसान अगर कहका लगा भी दे तो परिंदे क्यों जागने लगे, लेकिन उस कहके ने ऐसा जोरदार शोर पैदा किया कि परिंदे उठ के वहीं मोनीलाल ने खड़े हुए देखा, वो जो जोर से सामने खड़ी कहका लगा रही थी एकदम से हवा में ऊपर उठी है। उसका वजूद जो चलती हुई जा रही थी, जो अभी तक चलती रही थी, जिसके पत्तों के आवाज़ चरचराहट की उसके पाँव की वजह से भी आ रही थी। क्लियर मोनीलाल भी सुन सकता था कि वो लड़की जहाँ जहाँ से चल रही है उसके पाँव के नीचे से पत्ते चुड़मुड़ चुड़मुड़ की आवाज़ करते हैं, लेकिन अभी
वो चल नहीं रही थी। इसी लम्हे हंसने के बाद वो एकदम से फ़ज़ा में बुलंद हुई। मोनीलाल ने क्लियर उसको फ़ज़ा में बुलंद होते देखा और तभी उसने देखा वो तकरीबन कोई 1.5-2 फुट ऊंची, ज़्यादा नहीं 1.5-2 फुट वो कहता ऊंची, वो हवा में उठी है और तेज़ी के साथ यूं आई है और सीधी उसके दोस्त के अंदर दाखिल हो गई है। वो ऐसे हवा में उठी है और तेजी से उड़ती हुई दोस्त के वजूद के अंदर दाखिल होगी और जो सामने खड़ा हुआ दोस्त था उसके वजूद को झटके लगे हैं, सिर्फ दो झटके लगे, 1-2, और उसके बाद धड़म से वो जमीन पे गिर गया है और उसका वजूद झटके लेना शुरू हो गया है। मोहनीलाल जो खड़ा ये मंजर देख रहा था, लड़की को उड़ता हुआ और उसके अपने दोस्त के वजूद के अंदर घुसता हुआ देख चुका था, एकदम भागा दोस्त की तरफ। वो खड़ा नहीं रह सकता था, लेकिन जब तक वो अपने दोस्त की तरफ गया उसका वजूद अब झटके ले रहा था। वो अपने दोस्त को जगाने में लग गया, उसका नाम पुकार रहा था, मुसलसल उसको झंझोड़ रहा था, होश करो, मेरी बात सुनो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। लेकिन दोस्त को कोई होश नहीं आ रहा था। अब वो क्या करे, उसके पास कुछ टाइम नहीं था। दोस्त का वजूद जमीन पे पड़ा झटके ले रहा था। उसने फौरी तौर पे फैसला किया कि मुझे इसको उठाना है, यहाँ नहीं छोड़ना, मैं मदद के लिए पुकारने के लिए जाऊंगा, बहुत देर हो जाएगी। उसने फौरी तौर पे ज़मीन पे अपने दोस्त को उठाया और उठा के अपने कंधे पे डाला। अब उसका वजूद कंधे पे पड़ते ही झटके लेना बंद हो गया। उसने अपने दोस्त को उठाया और जितनी तेज़ी से वो दौड़ सकता था वो पीछे की तरफ वापस मुड़ा और दौड़ना शुरू कर दिया। वो चाहता था अपने दोस्त को जल्द से जल्द उसके घर पहुंचाए। तेजी के साथ चलता हुआ वो रास्ता जंगल का जो उसने अबूर किया और उस सड़क पे आ गया जहां वो लड़की उनको मिली थी और वहां से वो नीचे उतरे थे। वजन उसने उठाया हुआ था, लेकिन अब उसकी एक हिम्मत बंद गई थी। उसके दिमाग में एक फिक्र थी, मेरे दोस्त को कुछ नहीं होना चाहिए। जो मैंने मंजर देखा है बहुत खौफनाक है। वो जो सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए, फ्रॉक पहने हुए लड़की थी जो हसीन और जमील थी, जिसने कहका लगा के मेरे दोस्त के वजूद के अंदर जंप मारा था और गायब हो गई, उसके वजूद के अंदर ही चली गई है। मुझे इससे बचाना है अपने दोस्त को। और अपने दोस्त को लेके जब उस सड़क पर पहुंचा तो उसके बाद तेजी से उसने चलना शुरू कर दिया घर की तरफ। वो चलता रहा, थक चुका था। लेकिन एक दिमाग के अंदर जब पावर होती है तो इंसान थकता नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में ये था कि बस मेरे अपने दोस्त को मैंने बचाना है। यहाँ तक कि वो घर पहुँच गया। रात को दरवाज़ा खटखटाया, घर वाले बाहर आए, पूछा क्या हुआ है उसको। उसने उसको बताया कि ये वाक़या हुआ है, ऐसे हम वापस आ रहे थे, ऐसे लड़की ने बुलाया है, ये उसके पीछे गया है, मैं इसको रोकता रहा हूँ और मैंने देखा है वो लड़की उड़ी है और इसके वजूद में चली गई है। घर वाले उसको होश में लाने की कोशिश करते रहे। थोड़ी देर के बाद वो होश में आ गया है। घर वाले ने उससे पूछा हाँ क्या हुआ है, तो एकदम से बोला मैं यहाँ कैसे हूँ, मैं कौन लाया है मुझे। तो उन्होंने कहा है मोनीलाल लाया है तुम्हें। मोनीलाल वहीं पे खड़ा था। उसने कहा मैं लाया हूँ, तुम ठीक हो। उसने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। तो मोनीलाल ने बताया घर वालों को ठीक है, अब ये होश में आ गया है, मैं चलता हूँ, आप लोग इसका ख्याल रखें। घर वालों ने उसका शुक्रिया अदा किया। मोनीलाल वहाँ से आ गया। वो थक चुका था, एक दोस्त का वज़न उठा के आ गया, तो वो आते ही बिस्तर पे सो गया। 2 दिन वो अपने काम में मसरूफ़ रहा, उस दोस्त की तरफ नहीं जा चुका। अगले दिन जब उठा सो के, रात को वो सो गया, अगले दिन जब उठा तो उसको घर वालों ने बताया कि जो तुम्हारा दोस्त है उसका पता करने के लिए गया, तो उन्होंने बताया कि उसको बुखार हो गया है, उसको बहुत तेज़ बुखार है, उसको इलाज के लिए लेके जा रहे हैं। वो काम पे चला गया, वापस आया तो पूछा, उन्होंने कहा उसका बुखार कुछ बेहतर हो गया है, लेकिन अब वो चुप है, लेटा हुआ है, अब वो ठीक है, उसको सिर्फ बुखार था। 3 दिन तक वो बुखार में रहा है और चौथे दिन मोनीलाल उसका पता करने के लिए फल फ्रूट चीज़ें जिस तरह लेके जाते हैं, लेके उसके घर पहुंचाया कि अब उसका बुखार उतर गया होगा। उसकी खैरियत पता करने के लिए गया हूँ, तो जैसे ही दरवाजे पे पहुंचा तो वहाँ पे कोहराम मचा हुआ था, घर से चीखो पुकार की आवाज़ आ रही थी। वो एकदम परेशान हो गया। घर वालों से पूछा क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा वो मर चुका है। उसके हाथ में पकड़ी हुई चीज़ें उसके हाथ से गिर गईं। ये कैसे हो सकता है, उसको तो बुखार हुआ था, तो ठीक हो गया था, लेकिन ये बात सच थी, वो मर चुका था। चौथे दिन वो मर गया था। जब उसका सारा दफना दिया गया, उसको जो भी उनका एक सिलसिला था वो सारा कर दिया गया, तो तब उसको घर वालों ने बताया कि वो ठीक हो गया था लेकिन चुप था। तभी उसको पता लगा कि घर वालों ने बताया, लेकिन रात के टाइम हम अक्सर देखते थे कि वो नींद किसी हालत में कुछ बातें कर रहा होता था।
किसी लड़की से बातें कर रहा होता था। हम उसको झंझोड़ के जगाते थे तो आंखें खोल देता था और यूं देखता था जैसे अनजाने में किसी और दुनिया से वापस आया हो, और कुछ देर देखने के बाद फिर से आंखें बंद कर लेता था। आज सुबह जब उसको उठाने के लिए गए हैं, उसको जगाया है, तो उसका वजूद मुर्दा हो चुका था। रात को बिल्कुल वो गहरी नींद सोया था। उससे पहले जितनी भी रातें थी वो रोज़ कोई ना कोई बातें करता था और नींद की हालत में से बातें कर रहा होता। रात उसने कोई भी बातें नहीं की, सुकून की नींद सोया। हमने कहा चलो शुक्र है आज सुकून की नींद सोया, लेकिन हम नहीं जानते थे वो कब से उसको अपने साथ लेके जा चुकी थी, क्योंकि हमने बाद में किसी को बुलाया और उसने पढ़ाई की और उसने पढ़ के बताया कि वो जो उसको रास्ते में मिली थी वो उसको अपने साथ ले गई है। वो जो उसके अंदर घुसी थी, तुम लोग डॉक्टर के पास जाते रहे मुख्तलिफ उधर उधर इलाज के लिए, मतलब झाड़ फूंक तो उन्होंने भी कराई थी, लेकिन जिससे बाद में पता लगा था वो कहीं बाद से आया था। वो कहते हैं जो इर्द गिर्द के थे उनको इतना पता नहीं लगा था, वो अपनी तरफ से झाड़ फूंक करते थे, डॉक्टर का इलाज भी कराया, लेकिन झाड़ फूंक जो उन्होंने करवाई उससे उसको आराम नहीं आ रहा था। जो एक बड़ा आया जोशी, उसने जो बताया, उसने कहा वो जो उसको मिली थी वो चुड़ैल थी, वो रूप धार के आई हुई थी, और उसने इसको देख लिया था कि ये कमज़ोर इंसान है, ये जल्दी मेरे चक्कर में आ जाएगा, इसलिए वो उसको मुस्कुरा के इसको अपने पीछे ले गई। और उस जगह पे जब ये पहुंची तो इसके वजूद के अंदर दाखिल हो गई और वो चुड़ैल उसको अपने साथ ले गई है। अगर काश मुझे ये पहले पता लग जाता, मैं पहले यहाँ पे आ जाता, तो मैं आपके बच्चे को बचा लेता। वो चुड़ैल इसको अपने साथ लेके ना जा सकती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वो चुड़ैल उसको अपने साथ ले गई है, अब वो वापस नहीं आ सकता। उसका मुर्दा वजूद सिर्फ आप लोगों के पास था, जो आप लोगों ने आखिरी रस्मात उसकी अदा कर दी। मोनी लाल बहुत रोया कि काश हम उस रात सिनेमा देखने ही ना जाते, काश हम मूवी ना देखते तो ये वाक़या ना होता। लेकिन उसने अपने दोस्त को बहुत बचाने की कोशिश की थी, वो उसके पीछे भी जाता रहा था, लेकिन दोस्त पागलों की तरह ऐसे चलता गया उस चुड़ैल के पीछे कि मोनी लाल रोकता रहा, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। आज जिन्होंने स्टोरी भेजी है वो कहते हैं आज भी वो याद करता है इस मंजर को। बूढ़ा हो चुका है, बहुत ज़ईफ़ हो चुका है, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने यार को बहुत याद करता है। कितने अरसे तक वो कहते हैं वो ज़िंदगी में परेशान रहा और डिस्टर्ब रहा। ये कहानी है जी जो मुझे भेजी गई इंडिया से, इंडिया कह रहा हूँ, सॉरी, बांग्लादेश से। इमरान मोमिन शाही बांग्लादेश से जिन्होंने मुझे ये कहानी भेजी है, और ये उनका रियल नाम है, और मोनी लाल भी रियल है जिन्होंने ये कहानी सुनाई थी। और कलकत्ता बहला इंडिया की ये कहानी है। अब वो बांग्लादेश में, उस वक्त कहानी वो कलकत्ता की है। आज यादों के धारे में मैं भी कुछ ऐसा बह गया, कुछ बहुत सी पुरानी बातें याद आ गई। दिल करता है आपसे बातें करने को। यकीनन हमारी यादें हैं, बहुत खूबसूरत यादें। तो हम, मेरे ख्याल में जितने भी लोग कहानी सुनते हैं, उन बातों को याद करते हैं, अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं, तो दिल अच्छा लगता है, खुश हो जाता है दिल। ये टाइम बहुत अच्छा गुजर जाता है। तो अगर 24 घंटे दिन के होते हैं जिसमें हम 8 घंटे सोते हैं, 8-10 घंटे काम करते हैं, बाकी वक्त में से अगर हम आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए निकाल लेते हैं तो इसमें क्या बुरा है। अपने लिए भी तो जीना चाहिए, फैमिली के लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, सबके लिए तो हम जीते ही हैं, अपने लिए भी जीना चाहिए। तो ये जो कहानी है ना, ये अपने लिए जीना है। यकीन मानिए ये ऑक्सीजन देती है, ये हमें हिम्मत देती है, हौसला देती है। कहानी ज़रूर सुना करें, और जिस तरह ये कहानी आपको खुशी देती है, आपकी ज़िंदगी में बढ़ावा देती है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इसको ज़रूर शेयर कर दिया करें दोस्तों के साथ, हर दोस्तों के साथ, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहाँ पर शेयर कर सकते हैं। और नीचे लिख भी दिया करें कि आपकी ज़िंदगी को बढ़ा देगी, ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। तो एक नेक काम है जिसमें आप भी हिस्सा डालेंगे। लाइक ज़रूर किया करें, लाजमी वीडियो को लाइक किया करें और शेयर किया करें। तो आप लोग भी अपनी कहानी भेजिए, जिस तरह मैं शुरू में कहता हूँ एंड में देखा करें। उसको भेजने का तरीका सिंपल है, 2 बातों का ख़ास ख्याल रखना है। पहली बात, जब भी आप कहानी लिख के भेजना चाहते हैं तो उर्दू में भी लिख सकते हैं, रोमन उर्दू में भी लिख के आप मुझे भेज सकते हैं। लेकिन करना क्या है, उर्दू में लिखें या रोमन उर्दू में लिख के आप मुझे भेज दीजिए। जब कहानी आप सेंड कर दें तो उसके बाद एक और दूसरा मैसेज लिखना है, STORY, और उसको भी आखिर में सेंड कर देना है। जो कहानी लिखी हुई उसके साथ नहीं स्टोरी लिखना, उस लिखी हुई कहानी को पहले भेज देना है। उसके बाद एक और अलग से मैसेज लिखना है, सिर्फ उसमें लिखना है STORY, उसको सेंड कर देना है। और इसी तरह वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं तो उसको भी आपने सेंड करें और एंड में STORY लिखें। और दूसरी बात जिसका खास ख्याल रखना है, कहानी सुनाने से पहले ही आपने अपना तारुफ बताना है। मेरा नाम ये है, ये कहानी फ़लाँ इलाके की है, मुझे किसने बताई है, दादी से, जिसने भी, उसका पूरा तारुफ बताएं। जितने भी कहानी के किरदार हैं उनके रियल नाम बताएं।
शहर, मुल्क, ये भी रियल बताएं। और आगे ये भी बता दें कि मैं रियल बताऊं या फ़र्ज़ी बताऊं, ये आप लोगों ने बताना है। अगर आप बताना भूल जाएंगे मैं रियल बता दूंगा। तो अगर आप चाहते हैं मैं रियल बताऊं तो आप कह दें जी आप सारे नाम रियल बता दें, और ये आप चाहते हैं फ़र्ज़ी तो आप फ़र्ज़ी लिख दीजिए जी। आप कहानी में इन किरदारों के नाम जो हैं ये वाले फ़र्ज़ी, ये वाले नाम बोल दीजिएगा, तो आपकी ख्वाहिश पे मैं वही नाम ही बोलूँगा। और इसको सेंड किस पे करना है? मेरा व्हाट्सअप का नंबर है +92, पाकिस्तान का कोड है 92, +92 313 66 55500। मैं रिपीट करता हूँ, +92 313 66 55500। इसको उर्दू में पढ़ेंगे +92 313 66 55550। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।